गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म एवं कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि मैं भोजन बदलकर शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाकर हर बीमारी को जड़ से ठीक करता आया हूँ। और करीब करीब यहाँ पर हमने 1,20,000 मरीज देखा और उसके अनुभव से बहुत कुछ सीखा कि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही। तो अगर आप जड़ काट दीजिएगा तो अलग अलग शाखा नहीं काटना होगा। अगर आप भोजन बदल देते हैं, शारीरिक क्रियाशीलता मरीज का बढ़ा देते हैं, तो फिर हर बीमारी को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो कुछ उसी का बिंब आपको इस लेक्चर में मिलेगा। हमने 2 लेक्चर और लिया था, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने बताई थी। चमड़ा शरीर का दर्पण है और चमड़े के माध्यम से शरीर की अंदरूनी कहानी को समय से पहले पकड़ लेने की कलाकारी का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। स्किन इज द मिरर ऑफ द बॉडी। बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा। इशारों इशारों में अंदर की कहानी को बड़ी बेबाकी से समय से पहले बोल देता है हमारा चमड़ा। चमड़ा शरीर का आईना है और चमड़े के माध्यम से शरीर की अंदरूनी कहानी को समय से पहले पकड़ लेने की कलाकारी का नाम है चर्म रोग चिकित्सा। इस मायने में सोचिएगा तो सबसे अच्छा फिजिशियन कौन होता है? चमड़ा का डॉक्टर। क्योंकि आपका वो चमड़ा देख के बता देगा लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, हार्ट कैसा है, दिमाग कैसा है। यह कलाकारी और विभाग के लोगों को उतनी आसानी से नहीं मिला हुआ है जितनी आसानी से चमड़े के डॉक्टर को मिला हुआ है। क्योंकि आपकी आंखें भले उसको ना देख पाए, जिसको आपका दिमाग नहीं जानता, लेकिन अगर आपको पूरा नॉलेज हो तो आप पकड़ सकते हैं। क्योंकि चमड़ा हर बीमारी का कुछ न कुछ अंश जरूर छोड़ता है, इशारा छोड़ता है। उसको पकड़ के गहरी बातों को भी समझ सकते हैं समय से पहले। तो जो है कि आप बहुत कुछ खर्चा भी बचा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन होता है डर्मेटोलॉजी। आपका खर्चा बच जाएगा। समय से पहले पकड़ लीजिएगा। किसी के गर्दन में मस्सा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस है, तो उसको जरूर फैटी लीवर होगा, उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आएगा, उसका चीनी भले नॉर्मल हो, इंसुलिन बढ़ा हुआ आएगा, एलर्जी बढ़ा हुआ आएगा, CRP बढ़ा हुआ आएगा, वगैरह वगैरह, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ आएगा। तो ये आप खाली चमड़ा देख के पकड़ सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा ये मेडिसिन। तो और उसका प्रोग्रेशन भी आपको दिखेगा। आप मरीज को दवा दी, वो कितना ठीक हो रहा है, उसका पैथोलॉजी किस हिसाब से चेंज कर रहा है, वो आपको पता चलेगा। आपको लीवर का डॉक्टर को पता करना है कि हेपेटाइटिस ठीक हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको 2 तरीका, या तो बायोप्सी करके पता करेगा कि पहले क्या पैथोलॉजी था और अभी क्या पैथोलॉजी है, या तो वो जो मार्कर है लीवर के का एंजाइम है उसका प्री एंड पोस्ट रिकॉर्ड लेके पता करेगा। लेकिन चमड़ा में आप तुरंत आपको दिखेगा। आप दवा दिए, मरीज का पैथोलॉजी चेंज हुआ, ये आपको तुरंत दिखेगा। तो ये कुछ खासियत है जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको अच्छे तरीके से बता सकता है। तो अगर आपको रियल डॉक्टर बनना है तो डर्मेटोलॉजी उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो और यहाँ पर हम आपको होलिस्टिकली सोचने का तरीका बताएंगे, क्योंकि ऐसा तरीका और किसी मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल करिकुलम में नहीं बताया जाता, जो चीज़ आप यहाँ सीखिएगा। तो ये जो है 1 से 1 लाख से ज़्यादा मरीज के अनुभव से डॉक्टर सीखा। आज हम जो डिस्कस करेंगे एक बीमारी जिसका नाम है अर्टिकेरिया एंजियोडेमा एंड फिब्रिलेट इरिथमा। इसको हम लोग बोलते हैं जुड़पित्ती, सामान्य भाषा में जुड़पित्ती बोला जाता है। दिल्ली साइड वाले एरियाज में इसको डाफर बोला जाता है। बहुत सारा लाल लाल चकत्ता निकल जाता है चमड़े में। इसका हम फोटोग्राफ आपको दिखाएंगे और कंपेरिजन करने के लिए और भी बीमारी का फोटोग्राफ इसी ये में आपको दिखेगा। वो कंपेरिजन आप कर सकते हैं कि जुड़पित्ती कैसा होता, एक्जिमा कैसा होता, सोरियासिस कैसा होता, LP कैसा होता। जब तीनों का पिक्चर एक साथ देखिएगा तो आपको कोरिलेशन में आसानी हो जाएगा। तो जो है कि यहाँ पर आपका आँख ही समझिए CT स्कैन, चमड़ा देख के आप बता दिए कि इसमें ये बीमारी है जुड़पित्ती। सामान्यतः उसमें चकत्ता जैसा लाल लाल चकत्ता निकलता है, रेड हाइट्स बोलते हैं उसको, और वो डर्मल एडिमा की वजह से होता है। तो और बहुत खुजली होगा और बार बार होगा और अपने अपने गायब भी हो जाएगा। कभी कभी अर्टिकेरिया मोर देन 72 आवर परसिस्ट कर जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि देयर इज सम वैस्कुलाइटिस कंपोनेंट आल्सो। तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस, फिर उसको हम लोग बोलेंगे अर्टिकेरियल वैस्कुलाइटिस। सामान्यतः अर्टिकेरिया का जो मरीज होगा वो बोलेगा कि सर आता है, हाइट्स और चला जाता है, तो उसको अर्टिकेरिया बोलेंगे, लाल लाल चकत्ता। और कभी कभी एंजियोडेमा होता है। एंजियोडेमा में क्या होगा, आँख फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा, है ना, होंठ फूल जाएगा। और यदि ट्रैकिया में अगर सूजन आ गया तो आपका सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, है ना। तो इसमें जानलेवा हो सकता है एंजियोडेमा, फैमिली में भी चलता है। फिब्रिलेट इरिथमा में केवल इरिथमा होगा,
जहाँ तहाँ लाली। इर्दमा और परपुरा में क्या अंतर है? जब तक खून की नली के अंदर खून है तब, और वो खाली चौड़ा हो गया तो वहाँ पर लाली आ जाएगा, लेकिन जैसे ही दबाइएगा तो ब्लंच करेगा, इसको बोलते हैं इर्दमा। लेकिन जब ब्लड एक्स्ट्रा वेसेज कर जाए, खून की नली को तोड़ के बाहर चला जाए, तो वैसे केस में उसको बोलेंगे परपुरा, क्योंकि वो बाहर चला गया। अब उसको दबाइएगा तो ब्लंच नहीं होगा। तो इर्दमा और परपुरा में ये अंतर है कि इर्दमा मतलब blood is still intravascular, but if there is a pathology in the vessel wall, that is the vasculitis, in that case that blood vessel will be जो है कि disrupted and leading to the oozing of the blood from outside tissue, वो चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लीजिए कि ये कितने प्रकार का होता है, और तब हम लोग जो है ये क्लासिफिकेशन है, दो प्रकार का कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया और इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया। जो अपने आप हो उसको स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया बोलते हैं, और जो इसको इंड्यूस करते हैं आप किसी खास स्टिमुलाई के द्वारा, तो उसको हम इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया का एक्यूट स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, क्रोनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया। यदि 3 महीना से ज्यादा होने लगे तो उसको हम लोग क्रोनिक बोलते हैं। 3 महीना से कम दिन से बीमारी हो रहा हो तो एक्यूट स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया में कोल्ड अर्टिकेरिया है, जो ठंडे अगर कोई बर्फ का टच होगा या ठंडे माहौल में जाएगा तब खुजली शुरू हो जाएगा, है ना। फिर डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया, कोई चीज लगातार अगर दबाए रखोगे, कफ ब्लड प्रेशर का कफ भी दबाओगे तो हम खुजली शुरू हो जाएगा, तो डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया। हीट अर्टिकेरिया, ज्यादा हीट में चला गया तो खुजली होने लगा। सोलर अर्टिकेरिया। एक होता है आपका कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया, जो कि जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो खुजली होने लगेगा, है ना। तो ये जो है आपको अलग अलग अर्टिकेरिया का टाइप है। उसके अलावा इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया में जो आता है सिम्टोमेटिक डर्मेटोग्राफिज्म, वो हम आपको दिखाएंगे। जिसको भी अर्टिकेरिया होगा उसके चमड़े पर अगर आप लिखिएगा कोई चीज से, अगर उसका नाम है कृष्ण, तो आप कृष्ण लिखिएगा तो कृष्ण का वहां पर उभर जाएगा, जहां पर आप लिखिएगा वहां पर वो उभर जाएगा, उतना लाल लाल हो जाएगा, तो वो आप लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं डर्मेटोग्राफिज्म, सिम्टोमेटिक। दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल अर्टिकेरिया, है ना। और ये वाइब्रेटरी एंजियोडेमा, एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, पानी टच होगा खुजली शुरू हो जाएगा। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया एक्सरसाइज से होता है। कंटैक्ट अर्टिकेरिया, कोई चीज अंगूठी पहने वहां पर खुजली होने लगा, वहां चकत्ता बन गया, तो उसको कंटैक्ट अर्टिकेरिया बोलेंगे। तो ये देखिए अर्टिकेरिया ऐसा दिखेगा आपको, ये इर्दमा पूरा लाल लाल चकत्ता जैसा दिखेगा, और इसमें खुजली बहुत होगा, है ना। ये अलग अलग देखिए व्हील बन गया है, ये सब आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा व्हील बना हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा, और ये गायब हो जाएगा। मरीज बोलेगा सर ऐसा आता है और गायब हो जाता है ना। तो ये अर्टिकेरिया का व्हील हो गया। और ये देखिए एक अलग प्रकार का व्हील है, और बहुत ज्यादा हो जाएगा कभी कभी, तो ये देखिए कभी कभी आँख चारों तरफ हो जाएगा तो पूरा स्वेलिंग आ जाएगा, खासकर जो लूज एरिया है ना, तो एंजियोडेमा उसको बोलते हैं, आँख का खुलेगा ही, तो आपको एड्रीन वगैरह इसमें देना पड़ता है। और ये देखिए डर्मेटोग्राफिज्म इसी को बोलते हैं, जो लिखिएगा और लिखा जाएगा चमड़े, है ना। तो इसमें क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाइट डर्मेटोग्राफिज्म इज सीन, इसमें तो व्हाइट कलर का होने हो जाएगा चमड़ा जहाँ लिखिएगा, तो उसको मिलता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, है ना। डर्मेटोग्राफिज्म इसी को, इट इज अ टाइप ऑफ प्रेशर अर्टिकेरिया। ये देख रहे हैं, ये देखिए हाइप्स वगैरह हो रहा है, जो यहाँ पर कुछ खरोचा है, देखिए वहाँ पर वो लकीर बन गया है, जो लिखेगा लिखा जाएगा। एक कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया में जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का अर्टिकेरिया हो जाएगा, खुजली होने लगेगा। ये सोलर अर्टिकेरिया, तो जहाँ पर धूप वाला एरिया है बेटा उतना दूर लाल होगा, और देखो यहाँ पर ये फ्लेक्जर एरिया है, इसमें लाल नहीं होगा, इसमें देखिएगा लाल नहीं। ये इसमें देखिए इतना दूर में यहाँ पर धूप पड़ता है, ये एक्सटेंसर एरिया है, इसमें देखो लाली है, इस समय नहीं। इसका मतलब देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द सोलर रेडिएशन, है ना, इसको सोलर अर्टिकेरिया बोलेंगे। उसके अलावा ये भी अर्टिकेरिया का एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया, पानी पड़ा तो खुजली होने लगा। और ये भी एंजियोडेमा, इसमें लिप भी सोलन है, इसमें देख रहे हो लिप भी सोलन है, आंख भी सोलन है ना। और यही यदि स्वेलिंग अगर ट्रैकिया में हो जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, है ना। तो ये देख रहे हैं आप। फिर देखिए यहाँ भी क्रिस क्रॉस बनाए, वो उभर गया। तो ये अलग अलग अर्टिकेरिया का प्रकार है। आपको बहुत सारा आपको मिलेगा ऐसा सा मरीज जो बोलेगा सब देखिए ना ठीक ही नहीं हो रहा, 2 साल 3 साल से 4 साल से। क्यों नहीं ठीक कर पाता उसका डॉक्टर? क्योंकि वो भोजन नहीं बदलता। बबूल का गाछ रोकेगा तो आम कैसे करेगा? आप बोलेगा सर उसमें हम रोज पटवन कर रहे हैं, रोज खाद डाल रहे हैं, और देखिए आम खरीद ही रहा है।
आप बहुल रोक रहे हैं भाई, आप शरीर को गलत भोजन दे रहे हैं, उसी के चलते वो खराब हो रहा है और भोजन ही नहीं बदल रहे। जिद पकड़े हुए हैं कि जो खा रहे वही खाएंगे, दवा से तुम ठीक करो, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। तो ये आपको डर्मेटोग्राफिज्म का भी एक प्रकार है। देखिए जहाँ पर प्रेशर बैंड है, ये जो अंडरगारमेंट है उसका प्रेशर पॉइंट है, उस पर जो है ये बनने लगा। तो कहीं भी हो सकता है, देखिए यहाँ बन गया। ये जो कप डीपी कप बांधा था, जहाँ पर डीपी कप बांधा था, देखिए वहाँ पर अर्टिकेरिया बन गया। जो डीपी कप बांधिएगा उसको, वहाँ पूरा सोलिंग हो जाएगा, है ना। एक बीमारी होता है मास्टोसाइटोसिस, उसमें जहाँ पर भी खरोचिएगा वहाँ पर फोका भी बन जाएगा, तो और ज़्यादा होता है, फोका बना देगा सीधे, है ना, साइकिल बन जाएगा ना। मास्टोसाइटोसिस बोलते हैं उसको। वो जो है कि मास्टोसाइटोमा में होता है, मास्ट सेल ज़्यादा बन जाता है। ये देखिए आपको, ये भी अर्टिकेरिया का प्रकार है, इसमें छोटा छोटा आपको दिख रहा है, और ये देखिए अर्टिकेरिया है। और अर्टिकेरिया में फिगुरेटिव, देखिए अर्टिकेरिया है, अब फिगुरेटिव इक्जिमा किसको बोलते हैं, तो इसमें कोई चीज फिगर बना लेगा, इक्जिमा एक प्रकार का आकृति बना लेगा, इसको फिगुरेटिव इक्जिमा बोलते हैं, इक्जिमा एनुलेर। तो ये अलग बीमारी है, हालांकि अर्टिकेरिया से इसका लेना देना नहीं है, ये एक अलग बीमारी है इक्जिमा एनुलेर। देखिए नामकरण अलग अलग किया गया है लक्षण के हिसाब से, है ना। लेकिन याद रखिए, बीमारी कभी भी किताब नहीं पढ़ता। आपको बता रहे अर्टिकेरिया तो एक्जिमा कैसे होगा, नहीं नहीं नहीं, बीमारी किताब नहीं पढ़ता। किसी को ऐसा हो सकता है अर्टिकेरिया भी हो, एक्जिमा भी हो, सोरियासिस भी हो, ऐसा हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, वो आप भले जब अर्टिकेरिया पढ़ते हैं तो एक्जिमा को भूल जाते हैं, जब एक्जिमा पढ़ते हैं तो अर्टिकेरिया, लेकिन बीमारी ऐसा नहीं करता। कारण सबका एक ही, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें, तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटाना समझ लें। आपको कोई बोलता होगा, आप एलोपैथ के विद्यार्थी और कोई आदमी आयुर्वेद पढ़ता है, पता है दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है। आयुर्वेद स्वास्थ्य की बात करता है, वो कहता है अलग अलग बीमारी की हम चर्चा क्यों करें, स्वास्थ्य को पकड़ दो भाई, तो सब बीमारी अपने आप झड़ जाएगा। लेकिन आपका जो मेडिकल साइंस है वो मेडिसिन से जुड़ा हुआ, अलग अलग बीमारी से जुड़ा हुआ, तो वो अलग अलग बीमारी का इलाज करेगा। लेकिन ऐसा तो आप भटक जाइएगा, कितना हर चीज की अलग अलग दवा खाइएगा, एक स्वास्थ्य को पकड़िए। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। कोई आदमी आपको बोलता है देखो नहीं यार हम बीमार हो गए, तो आप उससे ये थोड़ी आप उससे पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर कोई आदमी आपको कहता है हम स्वस्थ हैं, तो क्या आप उससे पूछते हैं कौन सा स्वस्थ है। अगर गलती से पूछ दीजिएगा वो आपको मूर्ख समझेगा, बोलता है कौन सा स्वस्थ है। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। इस धरती पर कोई भी आदमी बीमार पड़ा, उससे पूछेगा तुम्हारा लाइफ में अल्टीमेट टारगेट क्या है, बोलेगा पुनः स्वास्थ्य की दशा को उपलब्ध हो। ये तो हर आदमी बोलेगा। तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए, आपको आना तो पुनः स्वास्थ्य है। तो जो गलत भोजन खा के आप बीमारी पैदा किए, उसका उल्टा काम कीजिए, स्वास्थ्य मिल जाएगा। तो बहुत आसान, इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है, बीमारी को जड़ से ठीक करना। सवाल उठता है आप किसको ठीक करने चले, सामने वाला बीमारी से समझौता कर लिया तो कभी ठीक नहीं होगा। वो बोला कोई बात नहीं, डायबिटीज के साथ जीवन हम काट लेंगे, दवा खा लेंगे जिंदगी भर, इसका मतलब वो उससे समझौता कर लिया, वो मरीज है ही नहीं, वो कहां से ठीक होगा। लेकिन जो आदमी कहेगा कि नहीं किसी भी कीमत पर इस बीमारी का हमको छुटकारा चाहिए, वो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको जो बताइएगा वो करेगा। उसको बोलेगा 2 घंटा टहलो, 2 घंटा दौड़े, ठीक हो जाएगा। वही कैंसर इरफान खान का हुआ, वो टपक गया। वही कैंसर युवराज सिंह का हुआ, बच गया, क्योंकि 4 घंटा जिम रोज करता है। वो बोला कि हमको खाली दवा से जो करना है कर दो, नहीं उपाय, दवा से कभी ठीक नहीं होता। दवा से अगर कोई आदमी ठीक होता तो अल्केम कंपनी का मालिक केवल 52 साल की उम्र में नहीं मरता, जो हर बीमारी का दवा बनाता है। दवा केवल 10% योगदान देता है बीमारी को ठीक करने में। अब 90% इलाज क्या होता है किसी भी बीमारी का, कोई भी सिस्टम का बीमारी हो, 90% इलाज क्या है, डाइट और एक्सरसाइज। दवा केवल और केवल 10% ही इलाज करता है। कोई बच्चा चलना नहीं जानता, आपको बोला कि हमारा उंगली पकड़ के चलना सिखा दे, आप उसको उंगली पकड़ के चलना सिखा दिए। अब वो जिद पकड़ ले कि नहीं भैया जिंदगी भर उंगली पकड़े रहो, तो आप उसको बोलेगा अरे ये क्या तरीका है यार, रख अपने से चलो। कोई कितना भी प्यारा रहेगा उसको आप 2 लपड़ जड़ दीजिएगा, क्या रे अपने से चलो यार। लेकिन उस समय तो आपका बुद्धि काम कर जाता, आप उसको पीट देते कि अरे अपने से चलो। लेकिन उस समय आपकी बुद्धि कहाँ जाती, जब डॉक्टर कहता कि डायबिटीज का दवा का उंगली जिंदगी भर पकड़े रहो। उस समय तो आपकी चेतना नहीं जागती, आप उसकी बात को बोलते हाँ कोई बात नहीं जिंदगी भर खाएंगे, क्वेश्चन नहीं करते उसको। और उसी को पकड़ के सब लोग बोलेंगे
सब लोग बोलेगा अरे डायबिटीज वाले से तुम कहाँ पूछते हो यार कि दवा कब तक चलेगा, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो। एक वो गलती किया और उसी का उदाहरण सब लोग दे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है उसको सब लोग कोर्ट करेंगे, तो एक वो गलती कर दिया और माइलस्टोन बना दिया कि डायबिटीज जड़ से नहीं जाता, बीपी होता जिंदगी भर दवा चलता। अब सब लोग बोलेगा अरे तुम उससे क्यों नहीं पूछते हो दवा कब बंद होगा, सब लोग यही बात बोले। तो आप वहां से सोचना शुरू कीजिए जहां से बाकी दुनिया सोचना बंद कर देता है। क्यों नहीं ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। अगर आप सुधारने को तैयार है, बीमारी जाने को तैयार है, आप कह रहे हैं कि हम जैसा भोजन करें तो वैसा ही करते रहेंगे, ये तो कभी नहीं जाएगा। तो उसको तो हम 2 क्लास में बताए हैं, हमारा जो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है, लेकिन हम फिर से बताएंगे। इतना एनुलर सेंट्रीफ्यूगल, ये अलग अलग पहले फोटो दिखा देते, देखिए ये डिनाई का फोटो है। अब आजकल जो डिनाई हो रहा है वो अलग प्रकार का हो रहा है, देख रहे हैं इसमें बहुत सारा मल्टीपल ये उसमें रिंग्स मिलेगा और ये अब एक्जिमा बन जा रहा है, सोरोसिस का रूप ले लेगा डिनाई। लोग बोलेगा कि फंगल रेसिस्टेंस है, ऐसा कोई फंगल रेसिस्टेंस नहीं होता, लेकिन आप लोगों को पढ़ाया जाता है क्योंकि आप भोजन नहीं बदल रहे तो तुम बढ़ेगा कैसे। एक तरफ से चीनी गिरा रहे, एक तरफ से चिट्ठी गिरा रहे, तो कभी मरेगा ही नहीं। तो आप चीनी खाना छोड़ दीजिए, बीमारी चला जाएगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता, आप चीनी खाइएगा तभी तो चीनी लगेगी। तो सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आपको एक तरफ से मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ से भी सोचिए, सिक्के का दूसरा पहलू जरूर होता है। तो ये आपको इर्दमा मार्जिनेटम है, अलग अलग बीमारी का फोटो दिखला दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए कि हम किसको ठीक करने के लिए। तो इर्दमा माइग्रेन, ये इसमें देखिए इसमें भी मार्जिन है, चारों तरफ यहाँ पर मार्जिन दिख रहा है। फिर उसके बाद ये भी एक प्रकार का इर्दमा है, बेसिकली ये इरिसेप्लास की श्रेणी में जाएगा, है ना, सुपरफिशियल इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, वो हम क्लास लिए थे। इर्दमा गायरेटम रेफेन है, ये एक प्रकार का कंडीशन होता है जिसमें कि ये आपको मिलता है कैंसर वाले केसेस में। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम सुने होंगे, इसको कैंसर हुआ लीवर का और चमड़े में भी उसका लक्षण है ना। तो ये इर्दमा गायरेटम रेफेन, ये अलग अलग प्रकार है, लेकिन कारण सबका एक ही है, क्यों एक ही है वो भी समझाएंगे। और ये देखिए सोरोसिस है, इसमें आपको ये दिख रहा है, ये स्केल्स दिख रहा है पूरे में, ठीक है। ये देखिए पस्लर सोरोसिस का टाइप है, इसमें पस भरा हुआ है, और पस हमेशा इन्फेक्शन का सूचक नहीं होता, याद रखिएगा, स्टेराइल पस भी होता है ना। तो ये देख रहे हैं, और इस बच्चे को भी सोरोसिस है और स्टेरॉइड लेने से चमड़ा फूल गया है ना, स्टेरॉइड लेने से कसिंगॉइड फीचर आ गया है। और ये देखिए सफेद दाग विटिलिगो है ना, तो जो एक्स्ट्रा भोजन खाने से तेजाब बना वो एक जगह इर्दमा करा दे रहा है, एक तरह सफेद दाग करा दे रहा है, विटिलिगो है ना। और विटिलिगो में भी इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ओरो एक्रेल विटिलिगो। क्यों, क्योंकि ये ओरल में भी है और एक्रेल में भी है, ये हाथ के टिप पर उसको एक्रेल बोलेंगे, है ना। तो नाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्या नाम बड़ा और दर्शन छोटे, नाम बड़ा बड़ा है ना, तो वो चीज़ है। और ये देखिए ये इसमें सीट ऑफ स्किन निकल रहा है, आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, है ना, TEN बोलते हैं। ये देखिए पूरा सीट निकल जाएगा, ऐसे कीजिएगा हाथ, ऐसे पूरा निकल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डर्मस और एपिडर्मिस के बीच में एपोप्टोसिस हो गया, है ना, और अचानक एपोप्टोसिस पूरे में हो गया, और वही जानलेवा हो जाता है। क्योंकि अगर 10% से ज़्यादा बर्न होता तो उसका बचने का संभावना कम हो जाता। सोचिए अगर पूरे शरीर में ऐसा हो तो बैरियर फंक्शन ही खत्म हो गया स्किन का, कहीं से भी इन्फेक्शन घुस जाएगा। तो बर्न एक तो बाहर से होता है बेटा, एक अंदर से। बाहर वाला बर्न तो आपको पता है, अंदर से जब बर्न होगा तो इस प्रकार का लीजन निकलेगा, ठीक है। तो ये सब बड़ा थोड़ा सा, अगर मरीज ठीक से इलाज नहीं लिया गया, ऐसे में नहीं रखा गया, तो थोड़ा सा जानलेवा भी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर इर्दमा है चेहरे पर, है ना, ये क्लासिकल बटरफ्लाई रैश है। और किसी फीमेल में ऐसा हो, सबसे पहले क्या सोचिएगा, SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, सबसे पहले इसमें सोचिएगा SLE, है ना। अब आप खाली इतना देख के पकड़ लिए कि इसका लीवर, किडनी, हार्ट में भी ऐसा पैच हो, कारण तो एक ही, भोजन बदल दीजिए, दवा दीजिए, उसका सब कुछ ठीक होगा इसी दवा से। तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पर ये चमड़ा मोटा है और थोड़ा सा हाइपोपिगमेंटेशन भी हो गया है, इर्दमा भी है ना। तो एकेंथोसिस बोल सकते हैं इसको, हालांकि ये हाइपर केराटोसिस बोल सकते हैं इसको। एकेंथोसिस में काला भी होगा। देखिए इसमें आपको दिख रहा है बलतोड़ है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ये बॉयल, और बॉयल बोलते हैं, या उसी का नाम है फ्रंकल,
और बहुत सारा फ्रंकल एक जगह हो जाए तो क्या बोलेंगे, कार्बोनकल। डायबिटीज वाले केसेस में ये देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारा बॉयल एक जगह, एक कार्बोनकल हो गया, और ये सिंगल है तो इसको बोलेंगे ये फ्रंकल। ये हो गया। तो और ये देखिए हाइपोपिगमेंटेड पैच है ये है ना। तो ये हो सकता है पिटोरियसिस अल्वा भी हो सकता है, पीडीविटिलिगो भी हो सकता है, और ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस का लीजन भी हो सकता है ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये सब रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इंफेक्शन हो गया, ये देखिए मोलस्कम का इंफेक्शन है, देखिए सेंट्रल अम्बलाइजेशन है, इसमें बीच में गड्ढा है, और ये पस्टुलर लीजन भी हो सकता है ये, है ना। और इसमें देखिए बॉयल हुआ है, और इसमें इम्पेटागो जैसा यहाँ बीच में हनी कलर क्रस्ट दिख रहा है। तो किसके चलते होता है, स्टेप्टोकोकस है ना, और स्टेफाइलोकोकस दोनों से होता है। बुलस इम्पेटागो स्टेफाइलोकोकस से, और नॉर्मल स्टेप्टोकोकस नॉर्मल इम्पेटागो कंटागियोसा कराता है। फिर ये देखिए ये हर्पी जोस्टर का लीजन है, इसमें बहुत सारा जो पानी भरा हुआ दाना है, ग्रुप टी वेस्कुलर लीजन बोलते हैं, और बाद में उसमें क्रस्टिंग भी हो गया है ना। तो ये आपको दिखेगा, तो ये जो आपको दिख रहा है। उसके अलावा देखिए कीनिया है, ये देखिए देख रहे हैं मार्जिन है, इसमें बीच में ठीक होते जाएगा, और ये मार्जिन आगे बढ़ते जाएगा। बीच में ठीक क्यों होते जाता है बेटा, इसलिए क्योंकि आपका इम्यून जो फंगस है वो ग्रो कर रहा है, तो आपका शरीर का जो इम्यूनिटी है उसको हटाना चाहता है, वो उसको हटा भी देता है, तब तक फंगस का मैसेज आगे बढ़ जाता है, और चूंकि चारों तरफ से आगे बढ़ता इसलिए रिंग बड़ा बड़ा बनने लगता है ना। तो ये आपको कीनिया है, फंगल डायमेटोफाइटोसिस बोलते हैं, है ना। ये देखिए, और ये देखिए वर्सिकुलर, ये देखिए क्या है बेटा, सिवली। ये क्या है, सिवली। पेरी फोलिकुलर हाइपोपिगमेंटेशन, और इसमें जब खरोंचिएगा इसमें तो पिटारिसिस का मतलब होता है फाइन फर्कुलेसिस स्केल, उसमें फाइन स्केल मिलेगा, और उसका छोटा निकाल करके 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर डालिएगा बेटा एक बूंद, तो उसका जो ये केराटिन पोर्शन है वो गल जाएगा स्किन का, और फंगल का मैसेलिया नहीं करेगा, वो आपको दिखेगा। स्पैगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस, है ना, वो आपको दिखेगा। क्वेश्चन पूछेगा एपिडायलिसिस वर्सिकुलर है, कॉज्ड बाय मेलासेजिया फर्टा, है ना, ये सिवली जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। और ये देखिए इसको किसिंग लीजन बोलते हैं बेटा, जब यहाँ पर कीड़ा काटा और ऐसे कर दिया, अभी वो कीड़ा चला हुआ है, पेट्रस बोलते हैं उसको, है ना, पेट्रस। तो वो कीड़ा काटता नहीं है बेटा, उसका जो सिलोमिक फ्लूइड होता है वो हाईली रेसिकेंट होता है। गलती से अगर आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे हो गए, आप इसको मसल दिए, तो उसका जो चमड़ा अंदर का जो फ्लूइड अगर निकल जाएगा आपके चमड़े में आएगा, पिएक्ट्रिन नामक केमिकल होता है, वो जला देता है चमड़े। तो वही चीज़ है उसमें, चूंकि किसिंग लीजन इसी को बोलते हैं, किसिंग लीजन, है ना। एक जगह हुआ दूसरी जगह फट गया, केमिकल लग गया, तो वहाँ भी हो गया। ये देखिए बेटा उंगली के बीच में कैंडिडियासिस है, ये देख रहे हैं उंगली के बीच में पानी लगना है, इसको बोलते हैं कैंडिडियासिस, कैंडिडियल इंटरट्राइगो बोलते हैं। कभी कभी सॉफ्ट कोन भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो सॉफ्ट कोन बना लेगा, और ये भी अर्टिकेरिया और का एक टाइप हो सकता है ना। ये देखिए अर्टिकेरिया है। तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, पहले किताब में क्या लिखा वो बता देते हैं, और हम कैसे जड़ से ठीक करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ट्रीटमेंट क्या है कि लो और नन और लो सेडेटिंग H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, इफ लिटिल नो रिस्पॉन्स इंक्रीज अप टू 4-fold लीजन। जैसे अगर आप एक गोली दे रहे थे लिवोसिट्रिजिन का 5 मिलीग्राम नहीं हुआ तो उसको 4 गोली तक दे सकते रोज, नहीं कंट्रोल हुआ तब H2 एंटागोनिस्ट भी एक्टिव, ठीक है। और उसके अलावा H1 हिस्टामिनिक है ना ड्रग का, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का टाइप से बेटा शुरू में जो फर्स्ट जनरेशन था, बाद में सेकंड जनरेशन आया। ये पुराना दवा है, क्योंकि ये सब दवा शुरू में यूज किया था। इसमें क्या हुआ, किसी को जुर्गीती हुआ, आप उसको गोली दी, जाके सो गया, तो उसका तो काम तो किया नहीं कुछ, उससे तो उसको नुकसान हो गया, उसे ठीक होकर भी क्या फायदा, घर में बैठना पड़ा, उसको श्रम शक्ति का नुकसान हुआ। तो एक पुराने जमाने का दवा था, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन, डाइफेनहाइड्रामिन। अभी भी कफ सिरप पीते हैं, इससे नशा आ जाएगा, है ना। लोग कफ सिरप का आदत, जिसको देखते होंगे जो कफ सिरप एडिक्ट होता है वो पीता है। डाइफेनहाइड्रामिन होता है, उसमें डाइमैन हाइड्रेनेट है और हाईली सेडेटिव है बेटा, इसलिए इसका दूसरा वैल्यू भी है, एडिक्शन वाला वैल्यू, है ना। लोग इसको लेके एडिक्शन शुरू कर देगा, कुछ नहीं नशा मिलेगा तो यही पीना शुरू कर देगा कफ सिरप, है ना। वो देखो मोजेटिव सेडेटिव है, फेनिरामिन, सिनारिजीन, मैक्लिजीन, सिप्रोहेप्टाडीन। अब सिप्रोहेप्टाडीन का नाम सुनोगे बेटा, ये जो दवा है ये आपको भूख भी बढ़ाता है, एपेटाइजर भी है ना, और साथ ही साथ एंटी एलर्जी भी है, और माइल्ड सेडेटिव है। उसमें क्लोरफेनिरामिन, डेक्सक्लोरफेनिरामिन, क्लेमेस्टिन और ट्राइक्लोरिडीन
ये सब जो दवा है बेटा ये फर्स्ट जनरेशन है। अब ये सब जो है यूज नहीं होता है, ये सब बहुत कम डॉक्टर लिखता है। कुछ स्पेशल केसेस में जिसको बेचैनी घबराहट ज़्यादा हो, अर्टिकेरिया के चलते सो नहीं पाता, तो उसको तो ये सब देना ज़्यादा यूज करो क्योंकि वो शांत हो जाए, है ना। अब सेकेंड जनरेशन में क्या क्या है आपका, सेट्रिजिन है, लिवोसिट्रिजिन है, जेलास्टिन है, एवास्टिन है, मीजोलास्टिन है, फेक्सोफेनाडिन है, लोराटिडिन है, डेफ्लोटिन है, लुपाटिडिन है। हम लोग इसको फेक्सोफेनाडिन को यूज करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्ट्रांगली दबाता है। और सेकेंड लाइन में कॉम्बिनेशन दीजिए, पहले तो खाली एंटी एलर्जिक दीजिए, नहीं ठीक हो तो उसमें आप कॉम्बिनेशन दीजिए, जैसे डॉक्सोपिन ऐड कर दीजिए, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसको भी ऐड कर दीजिए, सिस्टेमिक स्टेरॉइड ऐड कीजिए, है ना, स्टेरॉइड दीजिए, ज़्यादा एंजियोडेमा हो जाए तो इपिनेफ्रिन दीजिए, है ना, या एनाफ्लेक्सिस होने लगे तो, और बाकी तो आप उसके अनुसार दीजिए। तो ये हो गया। थर्ड लाइन में क्या देना होगा, अगर बहुत पुराना हो जाए तो ओमालीजुमाब देना पड़ता है ना, ओमालीजुमाब देना पड़ता है। अब MAB का क्या अर्थ होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये बायोलॉजिकल ड्रग्स है। और सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेशन में जैसे अदर देन स्टेरॉइड जैसे एजाथ्रोपिन, साइक्लोस्पोरिन, है ना, मैकोप्रोनिल, मोफेटिल, ये सब देना होगा जब ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप मरीज अपना भोजन नहीं चेंज किया तब तो जिंदगी भर देना हो, तो कोई पाई नहीं। लेकिन अगर वो बदलने को तैयार हो जाए, बीमारी जाने को तैयार, तो ये हो गया। लेकिन अब हम जो आपको बताएंगे ये तो सामान्य लेक्चर, किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये अपना लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन अब जो हम बताएंगे ये अपने अनुभव से जो सीख लें वो हम आपको बताएंगे कि जड़ से कैसे जाएंगे। नहीं तो आपको सब लोग बोलेगा अरे देखो कहाँ जाता जड़ से। और आपको बताया एक बीमारी होता है आर्टिकुलर वेस्कुलाइटिस, उसमें बहुत सारा दाना डिपेंडेंट पोर्शन में निकलता है और वो रह जाता है। आर्टिकेरिया बाई डिफिनेशन 72 घंटे के अंदर गायब हो जाएगा, 48 से 72 घंटे। लेकिन अगर परसिस्ट कर जाए देन इट इज नोन एज आर्टिकुलर वेस्कुलाइटिस। तो इसका इलाज यहाँ हम कैसे करते हैं, तो आपको बताए थे कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों का भोजन बराबर कैसे हो जाएगा। एक गाड़ी जिसको 2 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 200 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल पिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता। हमको अपने किए गए रोजाना के शारीरिक श्रम के मुताबिक भोजन लेना चाहिए, लेकिन अगर हम ओवर एंड एवर लेने लगेंगे तो बीमारी धरेगा। कम भी खाइएगा तो भी बीमारी होगा। लेकिन अब इस दुनिया में ये वाला संकट चल गया। अब इस धरती पर भुखमरी का शिकार केवल 50 करोड़ व्यक्ति जो भुखमरी से मरता है, जबकि इसी धरती पर करीब करीब 4.5 अरब आदमी ओवरवेट है, तो ज्यादा खाते मरता। यानी अब इस दुनिया में कम खा करके मरने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा खा करके बीमार और मरने वाले लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। अब हमारी धरती अति का शिकार जम के खा रहा है, और सबका सब रिफाइंड फूड में क्या होता है, ग्लूकोज सीधे अंदर जाता है। अब खाए उसको ज्यादा शरीर को मेहनत नहीं लगा, खटाक से सीधे अब मैदा का समोसा खाइएगा, उसको पचाने में कितना समय लगा, खटाक से अंदर पहुंच गए। और लेकिन आप कैलोरी तो ले लिए, लेकिन खर्चा कहाँ है। तो पहला पॉइंट समझे, जरूरत ज्यादा खाए बीमारी हो। दूसरा पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, हार्ट अटैक हो, लकवा हो, कैंसर हो, एक्जिमा हो, सोरोसिस हो, अर्टिकेरिया हो, जितपित्ती हो, क्यों होता है, एलर्जी के चलते। ये बीमारी क्यों होता है, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ता, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी नहीं चलाना मत भरिए पेट्रोल, शरीर नहीं चलाना मत खाइए चीनी। किसको कहते चीनी, जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए। 1000 अस्पताल खोलने से बीमारी नहीं जाएगा, लेकिन अगर इंसान अपने मेहनत के मुताबिक ही केवल चीनी ले, बीमारी चला जाएगा। किसको कहते चीनी, हर चीनी मीठा नहीं होता बेटा, और हर मीठा चीज चीनी नहीं होता। आप खाइएगा समोसा, आप खाइएगा पिज्जा, आप खाइएगा मटन बिरयानी, वो लगेगा तीखा लेकिन भयंकर चीनी। आप खाइएगा शुगर फ्री का गोली, स्टीविया पौधा का पत्ता, वो लगेगा मीठा लेकिन वो चीनी नहीं। किसको कहते चीनी, जो कि अब इंसान को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो मैंने छोड़ दिया हर काम के लिए मशीन। इसलिए बिहार के पूर्णिया में एक फैक्ट्री लगा, पूरे भारत में पहली बार। किस चीज़ का फैक्ट्री लगा। अब सरकार कहता है कि अगर आप अनाज उपजाते हैं तो उसको खाद्यान्न के दुकान में मत भेजिए, उससे दुगना पैसा हम देंगे, आइए हमारे पास, हम डीजल बनाते हैं। वो चावल गेहूं मकई से डीजल बनाता है, इथेनॉल। सरकार का टारगेट है कि जो भी पेट्रोल आप खरीदिएगा उसका 30% पेट्रोल अब इथेनॉल मिला हुआ मिलेगा। तो सरकार को कम आयात करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जमीन से उपजाइएगा। तो ये नौबत क्यों आ गया बेटा, क्योंकि इंसान हर काम के लिए मशीन खोल दिया। कैलोरी कहाँ लगेगा। अगर हम 1 घंटा लगातार भाषण दें या फिर 1 किलोमीटर चलें, केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र चिनिया केला 60 कैलोरी देगा, 1 रोटी 70 कैलोरी देगा।
1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है। तो एक रोटी को गलाने में कितना चलना होगा? 70 गुना 22, 1540 कदम चलिएगा तो एक रोटी लगेगा। किसको कहते हैं? चीनी। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खसी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर के चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। जैसे चबा के अंदर घुसाते सबका सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मॉलिक्यूल में टूट जाता है, जिसका शरीर के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता है। 1 चम्मच चीनी खाना नहीं बुरा है बेटा, बशर्ते कि 1 चम्मच चीनी खाएं तो 600 कदम चलना भी होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता है। अन्य देवता कहते हैं, हे मनुष्य तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसका यूज करना, संग्रह करने के लिए, परिग्रह करने के लिए मत खाना। फिजिक्स कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। अगर आपका एक दिन का खर्चा 1800 कैलोरी है तो भूल के भी 250 कैलोरी मत खाइए, क्योंकि वो 1000 कैलोरी आपके सिस्टम को खराब करेगा। योग किसको बोलते हैं? योग मतलब इक्विलिब्रियम, जितना खर्चा करे उतना ही ले लें तो आपको बीमारी नहीं होगा। तो जो है कि 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था, 1 रोटी 1540 कदम। सपोज कीजिए हम 10 रोटी खाए एक दिन में, तो रोटी के बदले हमको कितना चलना होगा? 15400 कदम। हम एक दिन में 10 रोटी खाए, 4 आलू खाए, 5 मीठा फल खाए, आधा किलो दूध पिए, चीनी गुड़ साथ खाए, इसमें इतना ऊर्जा था बेटा कि इसके बदले चलना चाहिए था 30 किलोमीटर। ये खा के हम 3 ही किलोमीटर चले, और ऐसा गलती रोज के रोज करने लगे तो हम धर्म का भी धज्जी उड़ा है, विज्ञान का भी धज्जी उड़ा है, बीमारी तो होगा। शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा करो, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो ये एलर्जी करो, नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के जहां तहां छिड़केगा तो इन्फेक्शन करो। धन का 3 हज़र होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना है। आप जो एक्स्ट्रा कैलोरी घुसाया वो क्या करो तो शरीर के अंदर आ गया। शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को या तो चर्बी या तो तेजाब, नहीं तो जहां तहां छिड़कता। अगर एक्स्ट्रा भोजन चर्बी बन के आपके तोंद में जमा हो गया बेटा तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका तोंद निकल जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? आप चलिएगा तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने को खास नहीं होता। हाँ 25 किलो ज्यादा बड़ा तोंद हो जाए तो रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ेगा बेटा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में भट्टी बड़ा एक से दूसरे पर रखे हुए, तो ज्यादा अगर उसको वजन दीजिएगा तो घसक जाएगा, डिस्पोलस हो जाएगा। ऐसे चर्बी जमने से दिक्कत नहीं होता। चर्बी तोंद में जम जाए, बाह में जम जाए, जांग में जम जाए, कोई दिक्कत नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। लेकिन चर्बी तोंद में नहीं जमा होकर गलती से खून के नली के अंदर जमा हो जाए तब आप लेने का देने में पड़ जाइएगा। जो खून का नली परमात्मा ने इतना चौड़ा बनाया था वो संकरा हो जाएगा। हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। जैसे पौधा पटाते हैं पाइप से, तो पाइप को पौधा के ऊपर रखना पड़ता है, तब पानी पौधा पर गिरता। हम चाहते हैं यहीं बैठे दूर पौधा बढ़ा दो, क्या करना होगा? पाइप के मुंह को दबाना होगा। जैसे ही दबाएंगे पानी का नली संकरा हो जाएगा, तो कम ही संकरे नली से जब उतना ही पानी बहेगा तो पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी दूर तक फेंका जाएगा। ठीक उसी प्रकार से खून का प्रेशर बढ़ जाता है बेटा जब आप एक्स्ट्रा भोजन खा के चर्बी को खून के नली के अंदर जमा कर देते, तो हार्ट बेचारे को संकरी नली से खून भेजना पड़ता, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता। उसको आप अपनी भाषा में क्या पढ़े हैं पैथोलॉजी में? एथेरोस्क्लेरोसिस। चर्बी खून के नली के अंदर जमा हो गया। क्यों जमा हो गया? हमको एक दिन में 3 ही रोटी खाना था, हम एक दिन में 8 रोटी खाने लगे। ये जो 5 रोटी सालों साल एक्स्ट्रा खाए वो अंदर जाके जमा हो गया और खून के नली के अंदर जमा हो तो बीपी पकड़ा। लेकिन वहां पर हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि जड़ से नहीं जाएगा, बिल्कुल जड़ से जाएगा। आप घर बच्चे खाना छोड़ दीजिए, देखिए वो चर्बी अब निकल जाएगा। आप कितना उदाहरण देखे होंगे, कोई आदमी 84 किलो से वजन कम कर दिया 50 किलो, तो क्या वो ऑपरेशन करवा के किया? नहीं, भोजन चेंज कर दिया, वजन कम हो गया, सब 20 किलो वजन निकल गया शरीर से। तो जब वहां से चर्बी निकल सकता तो खून की नली के अंदर से नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ये कभी मत कहिए किसी को कि बीपी जड़ से जाएगा ही। हार्ट अटैक हुआ तो जिंदगी भर दवा चलेगा, क्यों चलेगा? तो चर्बी गल सकता है, भोजन बदल दे, बिल्कुल हटेगा। तो चर्बी खून के नली के अंदर जमा हुआ तो बीपी का हो, हार्ट के नली के अंदर चर्बी जमा हुआ तो क्या होगा? हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीधी चलिएगा आप नली, दिमाग के नली के अंदर चर्बी जम गया तो लकवा मार देगा, सेरेब्रल आर्टरी, स्ट्रोक हो जाएगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो गया बेटा, बेचैनी, घबराहट, अल्पपानी दर्द, लीवर, पागलपन शुरू हो जाएगा। इस धरती पर कोई भी आदमी पागल क्यों होता? क्योंकि एक्स्ट्रा भोजन खा के चर्बी रूपी कचरे को दिमाग रूपी घर में जमा कर देता, तो वहाँ कुंभलाट शुरू होता, न्यूरॉन्स दबाता। अब मेडिकल साइंस का अच्छा से अच्छा शोध ये बात को प्रूफ कर दिया कि जब आप जरूरत ज़्यादा खाइएगा तो शरीर में चर्बी और तेजाब दोनों बनेगा, तो वो न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा। चर्बी यहाँ जम गया तो थायराइड का बीमारी। मोबाइल में 12 GB रैम, हम रोज वीडियो डाउनलोड करें, 11.99 GB भर जाए तो क्या होगा? हैंग करेगा। जिस किचन में कोई महिला भोजन बनाते हैं या पुरुष भोजन बनाते हैं, उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उससे खाना नहीं बनेगा। मतलब किचन खाली करो, एकांत में हमको खाना बनाने को। जैसे आपको एकांत चाहिए बेटा, शरीर के हर अंग को भी काम करने के लिए एकांत चाहिए, लेकिन एकांत कहाँ नहीं हो तो कूड़ा कचरा भर दी, रोज का रोज एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो शरीर उसको खर्च नहीं कर पा रहा, आप ज़्यादा लिए जा रहे हैं।
और आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यही गलती सब लोग कर रहे हैं। अब एक ही गलती सब लोग करने लग जाए, सब लोग 8 रोटी खाने को नॉर्मल मान ले, तो आपको लगेगा ये डॉक्टर गलत बोल रहा है, 3 रोटी में कैसा होगा। एक ही गलती जब सब लोग करने लग जाता है तो गलती आपको सही लगने लगता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो आदमी भी 10 रोटी एक दिन में खा रहा है, वो मान के चल रहा है कि 60-65 होने की, हम मान के चलेंगे बीमारी हो गई। किसी को बोलिएगा, कोई आदमी आपसे बोले देखो ना यार 55 साल के हो गए, डायबिटीज धर गया है, तो आप उसको क्या समझाते हैं? अरे कोई बात नहीं यार, सबको हो जाता है यार। क्यों सबको हो जाएगा यार? क्यों सबको हो जाएगा? ये जो तरीका बता रहे होगा ही नहीं 100 साल तक बीमारी, क्यों सबको हो जाएगा? अब भोजन सही रखेंगे तो क्यों हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इस मानसिकता को हटाना कि नहीं हो ही जाएगा, क्यों हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो चर्बी अगर हार्ट के नली के अंदर जमा होगा, हार्ट अटैक, दिमाग के नली में जमा होगा, बेचैनी, घबराहट, अब अगर भोजन नहीं बदलिएगा, उसको खाली सुलाने वाला दवा दे दीजिएगा, तो उससे तो ठीक ही नहीं होगा। जिंदगी भर एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी खाते रहेगा। चर्बी यहाँ जमा हो जाए, थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में चर्बी जमा हो जाए, खराटा शुरू हो जाएगा, सोए दम फूलेगा, स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। चर्बी लीवर में जमा हो जाए, खाना पचने में दिक्कत, तो क्या होगा बेटा? फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर पथरी। पैनक्रियाज के पीछे सब में चर्बी जमा हो जाए, डायबिटीज का रोग। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए, तो क्या होगा बेटा? ओवरी ठीक से एस्ट्रोजन नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या होगा? उसमें हाइपरटेंशन शुरू हो जाएगा, पीसीओडी। एक्स्ट्रा भोजन चर्बी बन के किसी नस में जमा हो जाए, नस का जिंदगी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए, किडनी हो जाएगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा भोजन खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे, तो हम खाली मोटा के ध्वंस नहीं होंगे, बल्कि हमको बीपी, चीनी, थायराइड, फैटी लीवर, हार्ट अटैक, लकवा, मानसिक रोग और मानसिक गड़बड़ी भी शुरू हो जाएगा। ये तो एक नुकसान होगा, और भी नुकसान होगा। शरीर एक्स्ट्रा भोजन को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता है। क्या बनाता? वो तेजाब वाला ढंग से डैमेज करेगा। आप बहुत लोग ऐसा देखते होंगे जो खाता जम क्या है लेकिन मोटाता नहीं, ऐसा भी होता बेटा। ये मत सोचिए कि ज्यादा खाने वाला आदमी मोटा ही जाएगा, उसके शरीर में अगर चर्बी नहीं बन के तेजाब बनने लगा, तेजाबा उल्टा उसको सिकुड़ाने लगेगा, स्लिम डिजीज शुरू हो जाएगा, शरीर में भयंकर मात्रा में साइटोकाइन बनने लगेगा, तो सारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर शुरू हो जाएगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा बेटा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया, जितना भी आप आइटिस वर्ड जानते हैं, इन्फ्लेमेशन, उसका मतलब क्या हुआ? उसके शरीर में तेजाब बनने लगा। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जन क्यों बनने लगा? कहाँ से बना? क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी लिया, और एक नहीं लगातार लिया, तो एक्स्ट्रा भोजन तेजाब बन के सांस की नली में गया, तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया, गठिया आर्थराइटिस, कमर बांका गठिया पूरा। चमड़े में तेजाब गया तो क्या होगा? एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुरपित्ती, छाई और पिंपल। सर के चमड़े पर तेजाब जाएगा, बाल उड़ा देगा, बाल गिरने लगेगा, है ना, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया शुरू हो जाएगा, या फिर 1 रुपये का सिक्का जैसा बाल उड़ने लगेगा, उसको बोलते हैं एलोपेशिया का। मुंह के अंदर में तेजाब गया, मुंह का छाला करा देगा, सब्जी खाइएगा तो परपराएगा। जीभ में तेजाब गया तो जीभ में लिकोप्लाकिया करा देगा। तेजाब अगर दांत में गया, दांत का खोदर करा देगा। कुछ डॉक्टर कहेंगे कि दांत का खोदर बिना दांत निकाले कोई उपाय नहीं, हमारे पास में जो बिना दांत निकाले दांत का खोदर ठीक कर देंगे, बिना आरसीटी के कोई उपाय नहीं, हम बिना रूट कैनाल थेरापी के ठीक कर देंगे। लेकिन ये तभी होगा जब तुम मरीज भोजन बदलेगा। वो बोलेगा हम गलत चीज खाएंगे ही, फिर तो कोई उपाय नहीं, फिर तो कोई उपाय नहीं। और इंसान का जिद यही है, इंसान कहता है कि हम सारा भोग विलास करेंगे फिर भी ठीक करो। ये असंभव की याचना है, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, आपको मिलने का भ्रम होगा। आपको लगेगा हम दुनिया जीत लिए, दुनिया नहीं जीते यार, दुनिया कहाँ जीते? 55 साल में के नामक गायक मर गया बेचारा, इतना अच्छा गाता, तो कोई उम्र है मरने का? इसका मतलब आपको संयम सबसे बड़ी दवा है, जो कि कोई किताब में आपको नहीं पढ़ा था। तो बोलता कि नहीं सब कुछ खाओ, एक्स्ट्रा भोजन खाए, चर्बी लीवर में जमा हो गया, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर पथरी। चर्बी से क्या नुकसान है समझा दिए, तेजाब से बता रहे थे आपको। चमड़े में तेजाब गया, एक्जिमा, सोरियासिस, सफेद दाग, जुरपित्ती, छाई, पिंपल। लीवर में तेजाब जाएगा तो क्या होगा? जॉन्डिस। तेजाब एक जगह जमा हो गया, कैंसर। तेजाब बोन मैरो में गया बेटा, तो प्लास्टिक के लिए वहाँ पर काम करना बंद कर देगा। तेजाब जहाँ भी जाएगा उसको गलाएगा, और एक जगह तेजाब जमा हो जाए तो कैंसर। जो दवा से एक्जिमा ठीक होता है बेटा, उसी दवा से कैंसर भी ठीक होता है। लो डोज में एक्जिमा में और हाई डोज में कैंसर, दवा तो वही चलता है। इसका मतलब हुआ वही तेजाब जमा होने से कैंसर होता है। और एक्स्ट्रा भोजन सबका सब चीनी, चर्बी और तेजाब ही नहीं बनता बेटा, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता है, उन्हीं जहाँ, लेकिन खून से निकाल देगा। यही कारण है कि 200 रसगुल्ला भी तुम खाओगी, तुम्हारा ब्लड शुगर नॉर्मल ही रहेगा अगर आपको डायबिटीज पहले से नहीं है, क्योंकि शरीर खून से तो चीनी हटा ही देता है। खून से निकाल के या तो चर्बी या तो तेजाब में तो जहाँ तहाँ छिड़कता है, उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो सब डॉक्टर खून में न चीनी जांचेंगे बेटा, आपके पसीने में कितना चीनी, आपके लार में कितना चीनी है, आपके आंसू में कितना चीनी है, ये जांचने का कोई मशीन मानव जाति नहीं खोजा, लेकिन उम्मीद है 50-60 साल में खोज लेगा। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिनाय का फंगस पकड़ेगा, ऐसा बलतोड़ का बैक्टीरिया पकड़ेगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं। यदि आपके लार यानी सलाइवा में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना वायरस पकड़ेगा, ऐसा ब्लैक फंगस पकड़ेगा, ऐसा टीबी का बैक्टीरिया पकड़ेगा, ऐसा दांत का खुदर पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेगा तो चिटिया लाग गई कहीं,
चीनियाँ गिराए बात तो चिटिया, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत से ज्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत से ज्यादा है। बिना चीनी के आदमी मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब इंसान इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा, हर चीज के लिए नाना मशीन खोज लिया कि अब उसको केवल उतना ही चीनी का जरूरत रह गया जितना चीनी दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 टेक भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले कौन चलता? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम रोज सवेरे सवेरे टॉयलेटवा के नाम पर चलता था, वो कहाँ नहीं कहता। किसान बैठ के तमाशा देखता और ट्रैक्टर से खेत जोता था। क्या रेट चल रहा है बेटा? 2000 रुपये प्रति बीघा। एक बीघा में 20 कट्ठा। रेट क्या चल रहा है? 2000 रुपये प्रति बीघा। गरीब से गरीब किसान जिसका कपड़ा फटा हुआ है, कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है, वो भी आराम से खिलानी में बैठ जाता और खैनी बनाते हुए किसी फलाने ढिकाने नेता का नाम लेते हुए गप करते हुए और बैठ करके फोन करता, अरे भैया आके खेतवा जोत दियो। वो गरीब से गरीब आदमी भी खेत कुदाल से नहीं जोत करके ट्रैक्टर से जुतवा रहा है। क्या तो जलेगा नहीं। और आप किसी भी गांव में जाके देखिए, खीरा ककड़ी टमाटर नहीं मिलेगा। किसी भी गांव में जाके देखिए जो है कि चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई सब मिल जाएगा। जहर तुरंत मिलेगा, अमृत खोजने पर नहीं मिलेगा। बीमारी तो होगा। गांव का हालत और खराब है। शहर में कोई 5 बजे सवेरे चलते मिल जाए तो आप तो समझिएगा कि तो बात कर रहा है। गांव का कोई आदमी 10 चक्कर काटने लगे, पूरे गांव में हल्ला जाएगा कि कसक गया। तो गांव का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो बीमारी तो बढ़ेगा। तो इसमें आपको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, आपके पास ज्यादा मरी जाएगा। लेकिन ये सोचिए कि केवल डॉक्टर भगवान नहीं होता, पीड़ित मान होता भी भगवान होता। आपका मरीज नहीं घटेगा अगर आप सच भी उसको बताइएगा। इतना मरीज है दुनिया में कि आप देखते देखते थक जाइएगा, मरीज नहीं घटेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डॉक्टर ज्यादा हो जाए मरीज कम हो जाए। इसलिए सही काम कीजिए, गलत चीज मत। सबसे इंपॉर्टेंट डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो जो है कि तो क्या खा के रहना चाहिए आज के मनुष्य को जो कम मेहनत करता है ना। आप जान लीजिए, अब किसान भी अब क्या है, बुद्धिजीवी है। किसान श्रमजीवी नहीं रहा। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी मशीन पे बैठ जाता है, मशीन में ऐसे ऐसे चलता है, सफाई करता है। पहले तो ऐसे ऐसे करके पोछा लगाता था, उसमें कैलोरी ज्यादा चलता था। फिर डंडा लाया, डंडवा को ऐसे ऐसे करता है, उसमें कैलोरी कम चलता है ना। पहले क्या करता था, कुली बीच पर ऐसे बोझा होता था। अब वो खत्म कहानी। एक वो ठेला लिया, ठेलवा कैसे ढकेलता है, उसमें भी बैटरी लगा दी। तो जब आपका कैलोरी नहीं चलेगा तो खा क्यों रहे हो यार? तुम गाड़ी नहीं चलाना, डीजल क्यों जमा कर रहे हो? फिर तो आग लगाएगा वो। किसको धोखा देने चले हो? नहीं नहीं, हम अरबपति हो, उससे क्या मतलब? हट जाओगे। मेरा तो ना फट गया 60 साल में फुटबॉल की तरह। जब फुटबॉल खेलता था तब जितना खाता था उतना ही खाना, बिना फुटबॉल खेले खाने लगा। बीमारी होगा, घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? अधिकार लेना जानते हैं बाबू साहब, और कर्तव्य कौन निभाएगा? बीमारी तो होगा। फिर किसको दोष देने चले हैं? नहीं फलनवा आदमी मास्क नहीं लगाया था, उसके चलते हमको हो गया। अरे भाई, तो फलनवा आदमी अगर चीनी नहीं खाएगा तो उसको कितनों खिला दोगे, कोरोना कुछ नहीं होगा। चीनी खाएगा तो कितनों मास्क लगेगा, फिर भी होगा। अमिताभ बच्चन कैसे धरा? वो तो सोने के टाइम में भी मास्क लगाता था। इसका मतलब इसमें बीमारी नहीं जाएगा। मास्क लगाना है कानून से बचने के लिए। ये कानून अगर कोई चालान काटने लगे पुलिस तो पहन लीजिए। कभी भी मास्क सोच के मत लगाइए कि उससे बीमारी से बचेंगे, क्योंकि कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो चीनी से कंगाल इन्फेक्शन कहाँ से जाएगा, है ना। तो जो है कि क्या खाना चाहिए आज के मनुष्य को? ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट कम हो, फाइबर, प्रोटीन ज्यादा। इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन बीमारी का लेक्चर सुन रहे हैं आप, इलाज यही। क्या खाना होगा? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भारत ऐसा ही विश्व गुरु नहीं था। वो 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के भोजन आपको गड्ढे गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते, दाल रोटी खा के रहो। दूसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। अंग्रेज एक बात बोला जो गलत साबित हो गया। एंड अपने देखिए डॉक्टर रवि, ये गलत हो गया। बिना मेहनत कैसे खाइएगा, गड्ढे गिरिएगा, है ना। लेकिन भारत ने 3 लाइन बोला, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। यानी दाल रोटी किसी भी वाली बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहना होगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, 2 मुट्ठी मात। सब्जी खाइए बिना आलू के, जमीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना। अगवे परोर, अगवे नेनुआ, अगवे करेला, अगवे भिंडी, अगवे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। लहसुन प्याज भी जमीन के नीचे उगता, इसलिए कम से कम लहसुन प्याज डाल के सब्जी बनाइए। और नॉन वेज अगर खाना है तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना।
छोटा मछली खा सकते, सप्ताह में 1 दिन चिकन खा सकते। पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का बाजार चूजा, सप्ताह में 1 दिन अंडा रोजे वो खाना, उबाल के खिला वाला फेंकते। कौन सा भुंजा खाना, चना और बादाम, चावल चूरा मूढ़ी फली मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना, खीरा ककड़ी टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। लेकिन अगर फल खाने का मन करे 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना, एक सवेरे एक दोपहर एक रात। चावल खाना है तो 2 ही रोटी, एक सवेरे एक रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, पेट नहीं भरा। तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, खीरा ककड़ी टमाटर अनलिमिटेड, अंकुर चना मूंग अनलिमिटेड। लेकिन रोटी 24 घंटा में 2 ही मिलेगा, एक सवेरे एक रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल। आपको आम भी खाना है तो क्या करना होगा, ये जो हम 2 रोटी आपको दिए एक सवेरे एक रात में खाने के लिए, उसके जगह पर 2 आम ले लीजिए, एक आम सवेरे एक आम रात, ये रोटियां बंद कर लीजिए। दाल हरा सब्जी साथ जम के खा लीजिए, लेकिन ये रोटी को बदल के उसके जगह पर आम कर लीजिए। आम खाना है, उसका छिलका भी खाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर वो तो छिलका में, उसका छिलका भी खाना है और उसका जो गुल्ठी है उसको निकाल करके बाहर में रोक देना है, ताकि उससे वृक्ष जन्मे और वो वृक्ष जन्मे आपके आने वाले जो प्रोजेनी है उसको भी छाया दे, ऑक्सीजन दे और फल निकले। ये आपका कर्तव्य है। कभी भी जिंदा चीज बीज को जहाँ तहाँ मत फेंकिए, किसी खेत में डालें, है ना, थोड़ा सा पेड़ लीजिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मानव जाति बनाया है यूनाइटेड नेशंस का जो SDG है, वो कहता है कि आप अपने लिए उपभोग करके मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप जो हरकत कर रहे हैं आपके पोते को क्या नुकसान होगा, ये सोच के जीवन बिताइए। क्योंकि केवल आपको नहीं रहना है, इस धरती को ऐसा बनाना है कि जितना आप ले रहे हैं उतना दे भी रहे हैं, तभी ये धरती सस्टेनेबल रहेगा। ये तो आप ज़्यादा नोच लीजिएगा तो फिर तो आने वाला प्रोजेनी है वो आपको गाली देगा, हमारा दादा जम के नोचा, धरती को चूट चाट दिया, है ना। इस बात को समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कैलोरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा कम है इंसान को, खा रहा है जम के, तो गलत बात, ये ऐसा नहीं करना है। और रोज 2 घंटा टहलिए, बिना काम के चलिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो केवल ये अर्टिकेरिया नहीं, जांच कराइएगा अर्टिकेरिया में कम से कम 5 गड़बड़ी निकले, क्योंकि अलग से खाली अर्टिकेरिया कैसे होगा, एक्स्ट्रा भोजन से चर्बी भी बना होगा, तेजाब भी बना होगा। बच्चा चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर जम के खाया होगा, दाल पिया नहीं होगा, हरा सब्जी खाया नहीं होगा, तो उससे शरीर में चर्बी भी बना होगा, तेजाब भी बना होगा। तो तेजाब से तो आप देख लिए क्या नतीजा हुआ, चर्बी से भी उसको दिक्कत हो रहा होगा, फैटी लीवर भी हो गया होगा उसको, जांच करिएगा पता चल जाएगा। इसलिए जब भी जांच कराना है पूरा जांच कराना है। पूरा जांच क्या कराएंगे इसमें, CBC LFT, क्या क्या जांच कराएंगे बेटा, पूरा क्या क्या जांच कराएंगे, CBC LFT KFT TSH NTTPO CRP ASO ANA वायरल मार्कर पूरा जांच, डी डाइमर बिडाल टेस्ट पूरा जांच, RA फैक्टर पूरा जांच, IG लेवल पूरा जांच। जब पूरा जांच करेंगे तो ये तो हम समझ रहे थे खाली दूध पीती है तो इतना बीमारी और वो सब चला जाएगा। जो काम करके आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक हम एक दिन में 10 रोटी 4 आलू 5 मीठा फल आधा किलो दूध चीनी गुड़ साथ खाते थे, और हम ये खाना छोड़ देंगे। दाल कम पीते, दाल जम के पीने लगेंगे, हरा सब्जी कम खाते, जम के खाने लगेंगे, नहीं टाल देते 2 घंटा रोज टालेंगे तो 5 किलो वजन 1 महीने में कमेगा, सारा चर्बी गलेगा। अभी तक शरीर चीनी को चर्बी बनाता था, अब वो चर्बी गला के वापस चीनी बनाएगा। अभी तक शरीर चीनी को तेजाब बनाता था, वो तेजाब गला के वापस चीनी बनाएगा। जहां तहां चीनी छोड़ दिया गया था अब उसको सोख लेगा, सब बीमारी करेगा। तो याद रखिए, दवा केवल 10% बीमारी ही ठीक करता है। तो अर्टिकेरिया को जड़ से ठीक करना होगा या किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करना होगा तो चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट से बचिए, और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते, मंदिर में बैठ के खाली झाल बजाना है, यानी ज्ञान और बुद्धि के मार्ग से परमात्मा को पाना है, श्रम और मेहनत के मार्ग से नहीं। तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन ही रोटी से आएगा। और दाल में एक और खासियत है, वो आपकी मिट्टी को भी पुनर्जीवित कर देता है, वो आपकी मिट्टी से कुछ नहीं लेता, सब ऊपर के पोल्यूशन को सबसे ज़्यादा सोखता है और मिट्टी को भी डिस्टर्ब नहीं करता, आपका जमीन का पानी नहीं खींचता, वो वातावरण का पानी खींचता है। इसलिए दाल, आप 2 फसल के बीच में दाल लगाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका मिट्टी फिर से दोबारा खुल जाए, है ना। तो दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, रोज 2 घंटा टहलने बोलिए। और जो दवा बताए पहले तो पूरा जांच कराइए, उसका जांच में उसको जांच कराने से क्या फायदा होगा, उस मरीज का कंसेप्ट क्लियर होगा, उसको लग रहा होगा हमको मामूली सा चरम रोग, नहीं जांच कराओ। चमड़ा का बीमारी तो केवल 10% आपको जो दिख रहा है, एक बर्फ का टुकड़ा को पानी के टब में रख दीजिए, देखिएगा उसका 10% पानी के ऊपर रहता है, ज़्यादातर पानी के नीचे डूबा रहता है, इसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। जितना बीमारी आपके चमड़े में दिख रहा है बेटा वो तो 10% है, 90% तो शरीर के अंदर छिपा हुआ। जांच कराएगा तो सब समझ आ जाएगा, तब बोले कि भैया तो ठीक होना तो भोजन बदलो। होलिस्टिकली सोचना, बीमारी को एकाग्र समग्रता में सोचना, इस ढंग से सोचिएगा बीमारी जाएगा। याद रखिए, केवल डॉक्टर भगवान नहीं होता, पीड़ित मान होता भी भगवान होता। तो जो आपके सामने ये अर्टिकेरिया लेके आया है वो मरीज नहीं है, वो भगवान है। किसी को एक भगवान पूरे जीवन में नहीं मिलता, और सोचिए वो आपको कितना भगवान आपके ओपीडी में मिल जाता
और आपसे बात करता, कितना मजा आता होगा। दुनिया में दो चीज़ है, सुख दुख, और उससे उल्टा है, उससे ऊपर चले जाइएगा तो आनंद मिलेगा, उसके बाद कोई परम मजा है जीवन, है ना। तो इसीलिए कोई भी बीमारी देखिए तो जो किताब में पढ़ते हैं वो तो एग्जाम पास करने वाला ज्ञान है, वो तो किताब में एग्जाम लिखने के लिए, लेकिन अगर रियल में मरीज को जड़ से ठीक करना है तो ये ज्ञान काम देगा। लेकिन ये ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता, संभव नहीं है, किताब में लिखना संभव ही नहीं है। इसलिए हम आपको अलग से बता दिए, क्योंकि वहाँ से सोचना शुरू कीजिए जहाँ से लोग सोचना बंद करते हैं। आपको उल्टा बताया जाता, एक पक्ष बताया जाता, क्योंकि बिजनेस करना है, ये पैसा वैसे भी आएगा, पैसा का सोचिए नहीं, पैसा तो अपने आप आएगा, लेकिन पैसा कमाने के लिए प्रैक्टिस मत कीजिए। डॉक्टर बने हैं आप, याद रखिए, पैसा कमाने के लिए पैसा बाई प्रोडक्ट अपने आप आएगा। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मरीज आया उसको जड़ से ठीक करेंगे, बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर जड़ से ठीक करेंगे, दोबारा नहीं होने देंगे। इस उद्देश्य से इलाज कीजिएगा तो सब बीमारी खत्म होगी। तो उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। तो जो लोग हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को और जगह पर लोगों को बताइए, क्योंकि हमारी ये जो मेडिकल साइंस है ये एकांगी हो गया है। केवल बाप के धन से कोई आदमी नहीं बनता, माँ के हाथों का कोमल स्नेह स्पर्श भी जरूरी है। केवल विज्ञान पढ़ के अच्छा डॉक्टरी नहीं हो पाएगा। जितना मात्रा में विज्ञान पढ़े हैं उतना ही मात्रा में धर्म भी पढ़िए। वो आपको गीता, कुरान, बाइबिल, वेद, उपनिषद सब पढ़िए, उसी तत्परता से जब दोनों को मिला दीजिएगा पूरा ज्ञान, फिर बहुत मजा आएगा लाइफ। तो बहुत बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस ज्ञान की गंगा को दूसरे को बहाइएगा और ये समाज स्वस्थ हो, हर आदमी को डॉक्टरी खुद आ जाए, ये प्रज्ञा भी, चेतना भी लोगों को जगाइए। शायद भारत इसलिए बनाए। धन्यवाद।